क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो फिजिक्स का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन है। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कूलम बल की परिभाषा लिखें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन क्या है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करें। फिर छठा क्वेश्चन है वर्ग माध्य मूल मान धारा का परिभाषा लिखें। उसके बाद है 7वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के दो गुणों को लिखिए। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है आवेश और द्रव्यमान में दो अंतर को लिखिए। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम लिखें। 11वां नंबर क्वेश्चन है साबित करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम लिखें। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र द्वारा उत्सर्जित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता क्या है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है। उसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है गॉस प्रमेय क्या है। 18वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम को लिखे। 19वां नंबर क्वेश्चन है बायो सावर्त का नियम लिखे। 20वां नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय बल क्या है। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। 22वां नंबर क्वेश्चन है पूर्णांतिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है स्नेल का नियम लिखें। 24वां नंबर क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम लिखे। 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो गुणों को लिखे। 26 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। 27 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन का क्या महत्व है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो तरंग क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को लिखें। और 30वां नंबर क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा कवर कर लीजिए तो आपके मार्क्स जो अच्छे आएंगे। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन विद्युत विभव, ये हर साल लगभग पूछ दिए जाते हैं 2 मार्क्स में, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक एक अंक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है टॉपर बनने में या फर्स्ट करने में। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला एक हम विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। इसमें एक मान लेते हैं बिंदु है P, पॉइंट P, जिस पर आवेश है Q, और इसे ले जाना है हमें R पॉइंट तक। मान लीजिए R पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर जो हमें Q आवेश को P से R पॉइंट तक ले जाना। तो इसी आवेश को जो है एक जगह से दूसरे जगह यानी P से R तक ले जाने में जो हमें ऊर्जा खपत होगी आवेश की, वही ऊर्जा खपत जो है विद्युत विभव कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हुई खपत ऊर्जा को उस आवेश का विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। तो V इक्वल हो जाता है W/Q, क्योंकि प्रति एकांक आवेश में जो है खपत जो है ऊर्जा है वही जो है विद्युत विभव कहलाती है। तो तीसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि प्रति एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को उस आवेश का विद्युत विभव कहते हैं। यानी प्रति एकांक यानी Q=1 कर देंगे तो W और V बराबर हो जाएगा, यानी कार्य जो विभव के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाता है फार्मूला V=W/Q। अब इसका SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक हो जाएगा कि W यानी कार्य का SI मात्रक होता है जूल, तो J, और कूलम आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। तो विद्युत विभव का SI मात्रक हो जाता है जूल पर कूलम। इतना लिख देंगे तो आपका मार्क्स काफ़ी है, 2 मार्क्स जो है आ जाएंगे आपके। पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धचालक चैप्टर से। सबसे पहला प्रश्न है जब एक कुंडली के पास चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तब क्या होता है। तब कुंडली में जो है दिष्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। तो ये यहाँ पर जो कुंडली में दिष्ट विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होने लगता है। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का है कि प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, तो वो दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है, दक्षिण हस्त नियम से। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर।
3 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होती है, तो उसमें जो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा बहने लगती है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन का है कि डायनेमो का आधार सिद्धांत क्या है, तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि में क्या होता है, पीएन संधि में जो दो अर्धचालक संधि होती है, दो अर्धचालक संधि होती हैं। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन का है अर्धचालक में डायोड में जो है क्या उपयोग होता है, तो उसमें जो दीर्घकारी के रूप में डायोड का उपयोग होता है अर्धचालक में। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे फैराडे। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो वो होता है वेबर। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो वो होता है वेग पर मीटर स्क्वायर, वेग पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यदि किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो चुंबक का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, तो वो कम होगा। चुंबक जो है चुंबक का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो लेंज के नियमानुसार कुंडली के सिरे पर उत्पन्न धारा क्या होगी, उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बंद परिपथ की कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, तो वो जो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दी जाती है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर कि ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, वो जो है घटता है। यहाँ पर घटता लिखा हुआ है तो रॉन्ग जो वर्ड मीनिंग से, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है, तो वो कुचालक की तरफ व्यवहार करता है शून्य ताप पर जर्मेनियम। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन में पंच संयोजित तत्व जैसे फास्फोरस को अल्प मात्रा में मिलाते हैं तो इस पदार्थ का विद्युत चालन क्या होता है, तो इसमें जो है बहुसंख्यक जो है इसमें बहुसंख्यक रिक्तिका और जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, तो इसमें बहुसंख्यक रिक्तिका होती है और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि एन अर्धचालक का उदाहरण क्या होगा, तो एन अर्धचालक जो है जर्मेनियम फास्फोरस है। जब जर्मेनियम में फास्फोरस मिला जाए तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एन अर्धचालक होता है, एन अर्धचालक जो हमेशा उदासीन होता है, एन अर्धचालक हमेशा उदासीन होता है। पी अर्धचालक भी उदासीन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन भी है 20 नंबर कि पी अर्धचालक होता है, तो ये भी जो उदासीन होता है। उसके बाद चलते 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन का है कि एन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिला जाना चाहिए, तो इसमें जो एंटीमनी या फास्फोरस मिला दीजिए तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है एन अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होता है, तो एन अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होता है और जो इलेक्ट्रॉन अब जो है बहुसंख्यक होता है और रिक्तिका जो है अल्पसंख्यक होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि अग्र अभिनति में पीएन संधि का पी अर्धचालक एन अर्धचालक की अपेक्षा क्या होगा, तो वो जो है उच्च विभव पर होगा, वो उच्च विभव पर होगा। वीडियो में पैरामेडिकल के लिए जो ब्रह्मांड चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि हमारा सूर्य क्या है, मध्यवर्तीय तारा है या तरुण तारा है, वह तारा है। तो हमारा जो सूर्य है वो मध्यवर्तीय तारा है, यानी कि सारे तारों के बीच में सूर्य है हमारा, इसलिए मध्यवर्ती तारा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जरा कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों को कहते हैं, तारे के बड़े बड़े गुच्छों को जो हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है, तो हमारी गैलेक्सी की आकृति जो वो सर्पिल है, यानी इस तरह तो ये जो सर्पिल है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का है कि जैसे ही कोई तारा रक्त दानव अवस्था में पहुंचता है उसका भविष्य निर्भर करता है, तो उसका जो भविष्य जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कि ब्लैक होल
या कृष्ण छिद्र क्या है? सघन पिंड है, कम सघन पिंड या अनंत रूप से सघन पिंड है? तो ये जो अनंत रूप से सघन पिंड है। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उसके बाद चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह कह रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो वह है भास्कर, वह है भास्कर। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुच्छल तारों की लंबाई कितनी है या पूछ कितनी है? तो वो सूर्य से दूर है। पुच्छल तारों की लंबी पूछ होती है वो सूर्य से दूर होती है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्म काल में समान रूप से दिखने वाला एक तारामंडल है, वह है वृश्चिक, वह है वृश्चिक। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी जो क्या हो रही है? तो वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होने से प्रकाश को आवेशी आवृत्ति बदल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विकर्णीय काल निर्धारण द्वारा आयु जानी जाती है, तो वह सौरमंडल की जानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखेंगे 2022 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक होता है जूल। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये बहुत ज़्यादा दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सूर्य जो है चंद्रमा से लाखों किलोमीटर दूर है, तो इसकी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है, पारसेक भी जो है दूरी की इकाई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दाब किसका मात्रक है? तो दाब का सही मात्रक जो है पास्कल। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो वो 1971 में लागू की गई थी। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का जो है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन का जो है कि एसआई पद्धति में लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है डायोप्टर, लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो है ध्वनि की तीव्रता। तो सी नंबर ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि एम्पियर नापने के लिए किस इकाई का उपयोग करेंगे? तो वो है विद्युत धारा। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का ही जो है विमीय सूत्र अलग अलग होता है, बल्कि कार्य और ऊर्जा का समान होता है। आवेग संवेग का एक ही होता है विमीय सूत्र, भार और बल का भी एक ही होता है। इसलिए जो है ए नंबर ऑप्शन रहेगा, बल और दाब समान नहीं है विमीय सूत्र में। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा क्या है? तो वो है ML T-3 थीटा माइनस
1, mL/t-3 θ-1, ये ऊष्मा संभवता गुणांक का विमा है। उसके बाद चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, तो वो है बल। निम्नलिखित में से जो वेक्टर मात्रा है वो है बल, यानी वेक्टर यानी सदिश, तो बल जो है सदिश राशि है। उसके बाद जो चाल, ऊर्जा, तापमान, ये सब अदिश राशि है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान, डी नंबर ऑप्शन, ये सदिश राशि नहीं है, बल्कि संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सब जो है सदिश राशि है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन का जो है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो ऊर्जा, तो ऊर्जा ही जो है अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। उसके बाद जो है बल, आघूर्ण, संवेग, ये सब जो है सदिश राशि। यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी देखकर जो है सभी में मत मार दीजिएगा, इसलिए 100% जब तक श्योर ना हो जाए तब तक सभी में मत मारा कीजिए। उसके बाद चलते 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो जो है संवेग जो है एक सदिश राशि। उसके बाद दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सब अदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो यहाँ पर जो आयतन, आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, तो ये सदिश नहीं है। उसके बाद विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं, तो वेग जो है सदिश राशि। उसके बाद द्रव्यमान, समय, लंबाई, इन सब में दिशा नहीं होती, इसलिए सब अदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो यहाँ पर जो है ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू टी, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ये जो है फार्मूला आता है ए इक्वल टू, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू इज अपॉन टी, तो ये हो जाता है सूत्र, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तो याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो है द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात में जो द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि P बराबर इक्वल होता है एम बी, और यहाँ कर है वेग का, संवेग और वेग का अनुपात, यानी फिर वेग अनुपात यानी डिवीजन, तो भी जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम, यानी द्रव्यमान। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर जो क्वेश्चन का है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो त्वरण जो है समान होता है, स्वतंत्र रूप से शून्य में अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन का जरा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होगा, तो ये जो है कम हो जाएगा। लड़की के खड़े हो जाने पर जो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय संवेग पर क्या, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन का जरा कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो संवेग दोगुना हो जाएगा या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी या दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर जो संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी जो है 4 गुना हो जाएगा, इसलिए ये जो है दोनों हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, क्योंकि जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है बदलता रहता है, इसलिए जो है पिंड में द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, यह है न्यूटन का पहला गति नियम, ये जो न्यूटन का पहला गति नियम है, तो यह याद रखिएगा न्यूटन के 3 गति नियम को, कभी भी कौन जो कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, वो जो उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि F इक्वल होता है ma,
तो F प्रोपोर्शनल टू ma, तो इसलिए जो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू ma, यानी बल के सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन का जाए प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, क्या है? तो यह न्यूटन का तीसरा गति नियम है। हमने पहले भी कहा था कि न्यूटन के तीनों गति नियम को याद रख लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन का जा रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय गति नियम के कारण। जल में तैरना जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है, क्योंकि नाव चलाने वाला जब नाव खेपता है तो एक तो नाव खेपने पर जो है वो इस तरफ बल लगाएगा, तो एक बल इस तरफ लगता है जिसके कारण नाव आगे बढ़ती है। तो इसलिए जो है ये हो जाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन, यह जो न्यूटन का कथन है। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत पता चलता है। तो क्या होगा? तो ये तीनों सही है। न्यूटन के गति नियमों के लिए ये तीनों सही है, तो हो जाएगा उपयुक्त सही। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन का जरा कि उस किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसे जो है जड़त्व कहते हैं। इसे जो है जड़त्व कहते हैं कि कोई भी वस्तु गति करना चाहती है लेकिन उसे जो है विपरीत दिशा से जो है विरोध प्राप्त होता है, तो इसलिए जो ये जो गुण जो है वो जड़त्व कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ेगा? तो वो जो पृथ्वी द्वारा जो है घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, क्योंकि घोड़ा जब किसी गाड़ी को आगे खींचेगा तो वो धरती पर जो है बल लगाता है पैर के द्वारा, तभी जाकर कोई भी गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पक्षी जो होती है हेमिंग पक्षी, वो हेमिंग पक्षी होती है। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डैश व्यक्ति थे? तो है डॉक्टर सलीम अली, ये जो है पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ। उसके बाद जेसी बूम, ये सारे जो है अलग अलग दिशा से थे, जो पक्षी विज्ञान से जो थे वो डॉक्टर सलीम थे। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर कि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है? तो उसे जो है ए का दिया जा सकता है या ओ का दिया जा सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 43 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। तो ये जो है ए वर्ग वाले को ग्रुप, ब्लड ग्रुप को जो है ए और ओ दिया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है, यानी 23 जोड़ा। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन का जरा कि यदि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से 2 अर्धव्यास की दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 2.45 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो जो मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वरांतक वह दवा है जो कि क्या करता है? जो वो शरीर के ताप को कम करता है। ज्वरांतक जो है एंटीपायरेटिक, शरीर के जो टेम्परेचर को कम करता है, तो इसलिए ताप को कम करता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बोरिक अम्ल क्या है? तो बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक है, यानी मृदुल प्रतिरोधी। उसके बाद चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है? तो कैडमियम का जो है यहाँ पर जो CS जो है कि ये जो है CS का जो है ये जो है इसका जो है कम होता है, सबसे
कम होता है आयनन विभव। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो उसे जो है अपमार्जक कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर कि सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है, तो ये जो है किसका मुहावरा का अर्थ है, तो ये जो एक आंख से देखना, एक आंख से देखना। उसके बाद हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन कि मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, ये जो क्या है, तो ये जो है जिजीविषा है, ये जिजीविषा, ये जिजीविषा है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो वो हो जाएगा 14 जो है तद्भव शब्द है। उसके बाद चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यहाँ पर वचन, व्याकरण, फुनगी, घुड़सवार, तो यहाँ पर देशज जो वो फुनगी है, वो देशज जो है फुनगी है। उसके बाद चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, दाल रोटी में से कौन सा समास है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि आविर्भाव, आविर्भाव का विलोमार्थी क्या होगा, तो वो होगा तिरोभाव। आविर्भाव का होगा तिरोभाव, यहाँ पर निर्विभाव मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है 57 नंबर क्वेश्चन देखना कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा, जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसके लिए क्या होगा, तो वो प्रतिवादी होगा, उसे जो है प्रतिवादी कहेंगे। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है, तो यहाँ पर जो है ये लंगोटी, लंगोटी जो है उनार्थक शब्द है। उसके बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार जो वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है, तो वो है वल्लभ, जो तलवार का समानार्थक नहीं है वो है वल्लभ। उसके बाद चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, भोजन का ऊर्जा परिवर्तन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। उसके बाद चलते हैं 63 नंबर पर कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो था अनुवांशिक कोड के लिए, अनुवांशिक कोड के लिए। उसके बाद चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या गैम्वियंसन ज्वर उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा करता है, तो वह ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। उसके बाद चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, तो वह है सेंट्रियोल्स में, सेंट्रियोल्स की कोशिका जो भिन्न होती है पादप कोशिका में। उसके बाद चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कि वायु जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनिमोनिया है, प्लूरोनिमोनिया है, प्लूरोनिमोनिया। उसके बाद चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कि जीनोम है, जीनोम है, तो वो जो एक जाति के गुणसूत्रों की अनुगुणित संख्या है, एक जाति के गुणसूत्रों की अनुगुणित संख्या है। उसके बाद चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन किरण, इलेक्ट्रॉन किरण से ही प्रकाश का स्रोत निकलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया, तो वो है वाटसन और क्रिक ने बनाया था, वाटसन और क्रिक ने बनाया था। उसके बाद चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन का जरा कि प्रकृति वरण सिद्धांत किसका है, तो प्रकृति वरण सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था, तो डार्विन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन का जरा कि किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 + 0.2 सेकंड दी गई, तो इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना कीजिए, तो यह हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 72 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है, तो इसे नैनोमीटर में बदलना है, तो नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट जो है 10⁻⁻² नैनोमीटर। यहाँ पर जो है 100 से हमें भाग देना होगा, तो त्रिज्या की लगभग अगर pm को nm में बदलना है तो 100 से जो हमें भाग देना पड़ेगा,
तो यहाँ पर जो जब हम 180 से भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 में बच जाएगा, तो -2 पर चला जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर कि 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो 25 मीटर है तो मीटर को जो किलोमीटर में बदलने के लिए जो है 1000 से भाग देना होगा, तो यानी 25 को जो हमें 1000 से भाग देना होगा, फिर सेकेंड को जो हम 60 से भाग देना होगा, तो हमें जो है मिल जाएगा आंसर। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 90 किलोमीटर पर सेकंड मिलेगा। तो सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, तो आंसर निकल जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन का जरा कि एक शक्ति उत्पादन केंद्र में 10⁻12 किलो वाट शक्ति का उत्पादन करते हैं, इसे मेगावाट में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 1 मेगावाट बराबर जो है किलो वाट जो होता है वो होता है 10⁻11। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻12। तो 10⁻12 को आप जो है बदलेंगे 10⁻11। तो इस तरह से जो इसे आप मेगा लिख सकते हैं। तो ये किलो वाट को आप मेगा में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10 मेगावाट। तो ये हो जाएगा 10 मेगावाट। तो इसलिए 74 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जो है 75 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने अपने मित्र से कहा कि उसका घर मुख्य डाकघर से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। उसके दोस्त द्वारा तय की गई दूरी और मुख्य डाकघर से उसका विस्थापन ज्ञात करे। जब वह रवि के घर पहुंचता है तो चुने गए निर्देशांक बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो वो जो 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, वो जो 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद वो किधर बढ़ा ही नहीं, सीधे घर ही पहुंच गया, इसलिए 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन का जरा 76 नंबर क्वेश्चन कि अमलगम है। तो अमलगम क्या है? तो ये जो एक मिश्र धातु है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें कि पारा होता है, जिसमें पारा होता है। तो यहाँ पर जो जिसमें पारा होता है, अमलगम जो है पारा का जो है जो अयस्क है, इसलिए जो है अमलगम पारा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो है सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में रहती है। उसके बाद चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने वाला कौन सा गैस होता है? तो वो होता है हीलियम। वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम भरा जाता है। उसके बाद चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो कौन काम आता है? वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम आता है वॉल पेंटिंग में। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो वह है इनवंटेज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है वो है इनवंटेज। तो ये जो 80 क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, इसमें जो है कम से कम 50 तो लड़ ही जाएंगे, इसलिए जो इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसके दो उपयोग को भी लिखना है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो एक युक्ति है यानी मशीन है जो कि प्रकाश ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, वो भी बिना किसी ऊर्जा हानि के। तो वही जो ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है, यानी वैसी युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी ऊर्जा हानि के पहुंचा देता है, वह युक्ति ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ दे सकते हैं कि प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक भेज देता है, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो एक पाइप नुमा जो युक्ति होता है इस तरह से, और इसमें जो प्रकाश जो है इस तरह से पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए निकल जाते हैं और बिना किसी ऊर्जा हानि के। तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर क्या। उसके बाद इसके दो उपयोग हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है चिकित्सीय जांच में किया जाता है, यानी हॉस्पिटल में। उसके बाद दूसरा होता है कि प्रकाश को एक स्थान तक दूसरे स्थान भेजने में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, जिसके आधार पर हमने परिभाषा बनाई है। तो ये दो उपयोग, और आप ये परिभाषा बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जिसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। प्रश्न है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखें। तो यहाँ तो दो गुण तो आपको दिख रहे हैं, तो एक गुण तो इसके नाम में ही है कि विद्युत चुंबकीय, यानी इस तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से पहला गुण तो आप नाम से ही निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकता है कि कोई भी चीज़ का विश्लेषण करने से पहले उसके नाम में ही उसका विश्लेषण ढूंढिए, तो आपको जो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय तरंग के आप इसके अलावा दो
गुण लिख सकते हैं कि ये तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है, और दूसरा है इसे चलने के लिए जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि लाइट को ले लीजिए, तो प्रकाश जो है सूर्य प्रकाश लाखों दूरी तय करके आता है धरती पर, वो भी बिना किसी के सहायता से। तो इस तरह से प्रकाश भी जो एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग हो जाता है। तो उदाहरण में भी आप लिख सकते हैं जैसे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। प्रश्न है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसका विश्लेषण करना है। तो देखिए लेंज का नियम क्या है, तो इसको पहले समझ लीजिए कि किसी भी चुंबक को जब किसी लूप के नजदीक लाया जाता है तो लंब या लंब से दूर लाया जाता है तो लूप में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी धारा प्रवाहित होने लगती है। तो धारा प्रवाहित होने से पहले जो है लूप जो है स्थिर रहता है। तो स्थिर रहता है, कोई भी स्थिर अगर मशीन है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो जो है यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जैसे कोई जनरेटर है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो जनरेटर अगर स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो उसमें है यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा कोई अगर स्थिर ऊर्जा है तो वह है यांत्रिक ऊर्जा। फिर उसी लूप में जो जब जनरेटर को स्टार्ट कर दिया जाता है, जब जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तो जनरेटर से जो विद्युत धारा बहने लगती है, बिजली आने लगती है, तो यानी जनरेटर की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो फिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो उसी तरह लूप जो है पहले स्थिर था, जब इसे जो है चुंबक से दूर किया जाएगा या नजदीक लाया जाता है तो इससे धारा बहने लगती है। तो यानी इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युतीय ऊर्जा में बदल गई, तो यानी ऊर्जा का रूपांतरण होगा। यही तो कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा कभी मिटती नहीं या इसे कभी बनाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित किया जा सकता है। तो यही तो किया लेंज के नियम ने कि यांत्रिक ऊर्जा को बदल दिया विद्युतीय ऊर्जा में। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो इस तरह से आप बिना ज़्यादा जो है टेंशन लिए आसानी से जो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो माइंड में फिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लॉरेंट्ज बल क्या है, तो देखिए कोई भी आवेशित जो कण होता है उसके कारण 2 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युतीय क्षेत्र। वहीं पर एक अगर स्थिर आवेश की बात की जाए तो स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन एक गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा है तो दोनों के कारण बल भी लगेगा। तो आवेशित कण पर जो है चुंबकीय बल और विद्युतीय बल दोनों कार्य करते हैं। तो किसी भी आवेशित कण पर जो है चुंबकीय बल और विद्युतीय बल का ही सम्मिलित रूप जो है लॉरेंट्ज बल कहलाता है। यानी लॉरेंट्ज बल इज इक्वल टू चुंबकीय बल प्लस विद्युतीय बल, चुंबकीय बल प्लस विद्युतीय बल, यही जो है लॉरेंट्ज बल है। तो इसके जो फार्मूला आता है, तो देखिए अब इसको अगर हम फॉर्मुलाइज करना चाहे तो जो है हम लॉरेंट्ज बल को F मान लेते हैं। तो F इज इक्वल टू देखिए आवेशित के कारण जो है बल हो जाता है F इज इक्वल टू क्यू। स्थिर विद्युतकी में F इज इक्वल होता है QE, तो विद्युतीय बल हो जाएगी QE। वहीं पर जो है फिर जो है आवेशित जो है गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें गति भी शामिल हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति भी शामिल हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है VQB। इसमें जो गति भी शामिल हो जाता है, क्योंकि गति के कारण ही जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए Q जो है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो Q को जब हम कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा E, इधर बच जाएगा VB। तो इस तरह से फार्मूला जो हमें प्राप्त होता है F इज इक्वल टू QE प्लस VB, ये जो है लॉरेंट्ज बल का फार्मूला है। तो इस तरह से आप जो है ज़्यादा माथापच्ची के माइंड में सेट कर सकते हो, और ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए कवर करना बहुत जरूरी है। तो माइंड में फिट कर लीजिए लॉरेंट्ज बल इज इक्वल टू चुंबकीय बल प्लस विद्युतीय बल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन को देखा था जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसका आंसर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। देखिए विद्युत फ्लक्स रियल में होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरती है उसी संख्या को जो है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र से जो है 4 विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरी 4, तो यहाँ पर जो ये 4 यूनिट जो है ये हो विद्युत फ्लक्स हो जाएगी इस विद्युत क्षेत्र की। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र के सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है, और फाई इज इक्वल होता है E इंटू DS, और जहाँ पर E जो है ये विद्युत क्षेत्र है
और या ds जो है सतह का छोटा क्षेत्रफल है। तो ये ई वेक्टर याद रखिएगा और ds वेक्टर याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का। तो ये हो जाता है विद्युत फ्लक्स। उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर कि आखिर लॉरेंट्ज बल क्या है। तो देखिए लॉरेंट्ज बल क्या है। तो लॉरेंट्ज बल ये जो है यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस बी इंटू बी, यही जो है विद्युत लॉरेंट्ज बल है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण की गति हो तो उस कण पर विद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं, यानी चुंबकीय बल भी कार्य करता है और विद्युतीय बल भी कार्य करता है। और इन्हीं दोनों बलों का सम्मिलित रूप जो है लॉरेंट्ज बल कहलाते हैं। यानी लॉरेंट्ज बल जो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का जो सम्मिलित रूप है। और इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस बी बी। तो ये हो गया लॉरेंट्ज बल। उसके बाद चलते हैं शंट क्या है। तो शंट देखिए, शंट जो है वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण में कम परिपथ उत्पन्न करने का कार्य करता है, उसे ही शंट कहते हैं। जैसे हम लोग घर में भी जो है फ्यूज कहते हैं उसको, फ्यूज। तो फ्यूज का यूज करते हैं बोर्ड में छोटे पतले से तार के रूप में, उसी को शंट कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या आता है, इसका उपयोग जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने में किया जाता है और उसके बाद गैल्वेनोमीटर और एमीटर को प्रबल विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना कीजिए। देखिए जब चुंबक को किसी लूप के नजदीक या लूप से दूर लाया जाता है तो लूप में विद्युत धारा प्रेरित होती है, अतः लेंज का नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना है और एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन होने को ही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार जो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम जो है कह सकते हैं कि वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इस तरह से आप उसको आसानी से जो है समझा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखना है। देखिए एक गुण यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है और उसके बाद इसका गमन जो है गमन करने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दो उपयोग आप लिख सकते हैं। उसके बाद है छठा नंबर कि किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम पहले भी जान सके, लेकिन उसमें जो हमने पूरा डिटेल जाना सा सूत्र और जो है मात्रक सहित, यहाँ पर जो हमें सूत्र सिर्फ जो है यहाँ पर परिभाषा से देना है कि विद्युत फ्लक्स जो है किसी सतह से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से होकर जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसकी परिभाषा यहाँ अलग तरह से दी हुई है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। तो उसके बाद चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल विद्युत उदासीन होता है क्यों। देखिए वायुमंडल में जो मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक, धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणों में यौगिक कण और धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों और धूलकणों से टकराकर जो इन्हें आयनित कर देती है, इसीलिए जो है वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। तो याद रखिएगा नहीं होता है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की अति चालकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होता है जिसका अगर प्रतिरोधकता ताप आप घटा देंगे तो वो जो है धातु पहले नियमित रूप से घट जाएगी और एक ताप पर उनकी प्रतिरोधकता जो है एक यानी अचानक जो है शून्य हो जाएगी, जीरो, जब आप उसकी प्रतिरोधकता ताप घटा देंगे। तो इसी घटना को अति चालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थ अति चालक कहलाते हैं। यानी कुछ पदार्थ को जो है जब आप प्रतिरोधकता ताप घटाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता अचानक जीरो हो जाती है और इसी घटना को अति चालकता कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नंबर क्वेश्चन पर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लिख। क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके दो गुणों को लिखें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक काल्पनिक वक्र रेखा है या सीधी भी हो सकती है जो चुंबक से उत्तरी ध्रुव को निकलकर जो है
दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। तो ये जो एक जो काल्पनिक रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो एक कल्पना की जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक रेखा है। तो और ये रेखा जो वक्र भी हो सकती हैं और जो है सीधी भी हो सकती हैं, इसकी कोई जो गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर जो गुण है इसके, तो पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण किसी भी आवेशित वस्तु पर स्थित हमेशा इलेक्ट्रॉन या आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए, क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटमीकरण होता है किसी भी चीज़ को पैकेट में बांटना है। पैकेट यानी पैकेट क्या होगा, एक पैकेट होगा या तो 2 पैकेट होगा या तो 3 पैकेट होगा या 4 पैकेट होगा। कभी सुना है आधा पैकेट, 2.5 पैकेट। तो यानी क्वांटमीकरण कहने का अर्थ है कि बराबर चीज़ों में बांट देना और वो भी पूरा का पूरा। तो यही होता है क्वांटमीकरण कर, यानी आवेश का क्वांटमीकरण यानी आवेश जो पूरा का पूरा होता है, या तो एक आवेश होगा या तो 2 आवेश होगा या तो 3 आवेश होगा या तो 4 आवेश होगा। यानी कि ये आप जो है 1.5 आवेश को परिभाषित नहीं कर सकते, 2.5 आवेश को परिभाषित नहीं कर सकते, 3.5 आवेश परिभाषित नहीं कर सकते। यानी आवेश जो है पूरा का पूरा होता है। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो वही करेगा कि कोई भी आवेश जो है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं Q इक्वल टू लिखा हुआ है प्लस माइनस एन। ई जो है ये मूल आवेश है और मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ पर एन जो है ये जो है पूर्णांक है, यानी एक ये पूर्णांक है, यानी ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये एन जो है ना तो 1.5 हो सकता है, 2.5, ये कुछ भी नहीं होगा। ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या यानी पूरा का पूरा होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों को लिखिए। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो धनात्मक होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो उसका चुंबकीय गुण सहज ही आ जाता है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, लेकिन जब आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो चुंबक का गुण उसमें आ जाता है, तो और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। और इन्हीं पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। और उसके बाद इसका गुण है, तो पहला गुण है लौह चुंबकीय पदार्थ का, प्रकृति में पाए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ रवेदार ठोस होते हैं, यानी जो ये रवेदार ठोस होते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण, ये चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण जो है बहुत ही प्रबल होता है, यानी आसानी से ये कैच कर लेते हैं। जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि किसी भी लोहा वाले पदार्थ को आप चुंबक के नज़दीक ले जाते हो, अचानक उसे खींच लेता है। उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण कि इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता एकांक से बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद चौथा गुण है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद गुण है लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल रूप से बदलती रहती है। उसके बाद चलते हैं क्यूरी का नियम क्या है। देखिए, क्यूरी का नियम है कि अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी XM प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। और क्यूरी का नियम अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि परावैंगनी किरण के 2 गुण और 2 उपयोग लिखेंगे। देखिए, 2 गुण है कि ये किरणें कांच के द्वारा अवशोषित हो जाती है, परावैंगनी किरण कांच के द्वारा अवशोषित हो जाती है। और उसके बाद परावैंगनी का गुण है कि वायुमंडल के अणु परमाणुओं के द्वारा ये आयनीकृत कर देती हैं, जिसके कारण आयन मंडल का निर्माण होता है। तो इस तरह से परावैंगनी किरण का 2 गुण हो गया। अब चलते हैं 2 उपयोग। परावैंगनी किरण का 2 उपयोग है कि ये अदृश्य लिखावट और कीमती पत्थरों पर पहचान हेतु इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पदार्थ के संरक्षण में भी परावैंगनी किरण का उपयोग होता है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो एक ऑप्टिकल फाइबर क्या, इसके 2 उपयोग को लेके। तो ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ये एक मशीन है या एक युक्ति है बोल सकते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को बिना जो है ऊर्जा क्षति के जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है। और यह प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसका 2 उपयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय
जांच के लिए किया जाता है और उसके बाद प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है बिना ऊर्जा हानि के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। देखिए अपवर्तनांक एक जो है नियतांक है जिसके मदद से किसी माध्यम के प्रकाशीय व्यवहार की जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो आप माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है और उसके बाद किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, साथ ही प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो देखिए धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है और प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन और इसके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत को लिखिए। तो देखिए क्वांटम का सिद्धांत क्या है, यानी इसको प्लैंक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रकाश जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और जिन्हें फोटोन कहा जाता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv होती है, जहाँ पर s जो प्लैंक का नियतांक और v जो है आवृत्ति है और यही जो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय बल क्या है और इसके गुणों को लिखे। तो देखिए नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण का एक बल होता है जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है और जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। नाभिकीय बल का जो दो गुण है, नाभिकीय बल तो पहला आकर्षण बल होता है और दूसरा नाभिकीय बल जो है अत्यंत लघु परासी बल होता है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर और तीसरा भी उपयोग है यहाँ पर, तो तीसरा भी देख लेते हैं। नाभिकीय बल अत्यंत परासी बल होता है, नाभिकीय बल अवैद्युत और अगुरुत्वीय होता है और चौथा है नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होता है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें क्या है समझाएं। तो देखिए कैथोड किरणें जो है बहुत से इलेक्ट्रॉनों के तेजगामी प्रवाह है जो कि सभी तत्वों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणें यानी सभी तत्व में होता है कैथोड किरण और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है और ये ऋण आवेशित होता है और इनके मात्रा और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इनका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसका जो द्रव्यमान आवेश होता है द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 नंबर कि एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। तो एनालॉग संकेत क्या होता है कि एक लगातार बदलने वाले संकेत को जो है एनालॉग कहा जाता है, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा एक एनालॉग संकेत है। और डिजिटल संकेत क्या होता है कि एक ऐसा संकेत जिसके दो या दो के गुणज के असतत मान ही संभव हो पाते हैं और इसे डिजिटल संकेत कहते हैं। जैसे वर्ग तरंग एक डिजिटल संकेत होता है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोट लिखना है www फैक्स चैट ई-कॉमर्स पर। चलिए नोट देखते हैं। तो www का नोट देखते हैं सबसे पहले। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसी के कारण इंटरनेट चलता है, कोई भी वेबसाइट काम करती है। यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है और ऐसे कंप्यूटर का जो दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करता है और स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वाले के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करता है। यानी कि डब्ल्यू के कारण ही वर्ल्ड वाइड वेब के कारण ही कोई भी वेबसाइट का निर्माण हो पाता है और उस पर कई सारे सूचनाओं को स्टोर करके रखा जाता है। तो आप अपनी समझ के अनुसार भी लिख सकते हो। उसके बाद है फैक्स। तो फैक्स क्या होता है, ये अंकीय संचार तंत्र के द्वारा किसी प्रलेख या चित्र को जो किसी दूरस्थ स्थान तक इलेक्ट्रॉनिक पुनरुत्पादन द्वारा प्रतिचित्रण टेलीग्राफी अर्थात फैक्स कहलाता है। यानी कि किसी भी सूचना को जो किसी भी सूचना या किसी भी चित्र को जो है विद्युतीय ऊर्जा द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता है, तो उसी मशीन को जो फैक्स कहते हैं। तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चैट क्या होता है, देखिए समान रुचि के व्यक्तियों द्वारा टाइप किया हुआ जो संदेश जो है या बातचीत को जो है चैट करना कहते हैं। उसके बाद होता है ई कॉमर्स देखिए जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट आप यूज करते हैं, ये सब ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके इंटरनेट के द्वारा व्यापार को जो आगे बढ़ाना ई कॉमर्स कहलाता है। उसके बाद देखिए संधारित्र से आप क्या समझते हैं और इसकी धारिता को भी बताएं। देखिए संधारित्र जो वैसी व्यवस्था या वैसी मशीन को कहा जाता है जिसमें एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक भूदृत चालक ले जाने से
पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है और उसे ही संधारित्र कहते हैं। यानी कि दो प्लेट होते हैं संधारित्र में, एक जो है जमीन से जुड़ा होता है, एक जमीन से जुड़ा होता है। यही जो पूरा सिस्टम जो है संधारित्र कहलाता है। तो यानी एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट जब एक भूदृत आवेशित, भूदृत यानी जमीन से जुड़ा हुआ चालक ले जाते हैं, तो यही पूरा सिस्टम जो है संधारित्र कहलाता है। उसके बाद देखिए संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिमाण होता है जिसे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करता है। यानी C = Q/V। तो एक तरह से आप इससे भी एक परिभाषा बना सकते हैं कि अगर V बराबर 1 हो जाए तो Q और C बराबर हो जाएगा, यानी आवेश विभवांतर बन जाएगा, आवेश जो धारिता बन जाएगा, यानी विभवांतर 1 हो जाए। तो आप बोल सकते हैं किसी भी व्यवस्था में एकांक विभवांतर के कारण प्रवाहित आवेश को उस व्यवस्था का धारिता कहा जाता है। तो इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। और धारिता का सूत्र होता है C = Q/V, यानी आवेश बटे विभवांतर। उसके बाद चलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। विद्युत चुम्बकीय देखिए प्रेरण क्या है कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या कारण है। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकत्व के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। किसी न किसी प्रकार अब यह माना गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण इसके भीतर परिसंचरित विद्युत धाराएं हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार व्यवहार में लिया जाता है जैसे यह किसी प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। यानी कि माना जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि पृथ्वी के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसी के कारण जो पृथ्वी अपना चुंबकत्व प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या और इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव में जो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच जो गुणन दूरी के गुणनफल को जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से किया जाता है। P होता है Q × 2L। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेशित की ओर होती है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जाए स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक और प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाते हैं। यानी किसी कुंडली से जब प्रवाहित धारा को बदल दिया जाता है तो जब स्वयं कुंडली में जो है अपने आप जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है तब इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन जब एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण जो है दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तब इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि समझावें कि किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम है क्या। सबसे पहले कि प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा से वोल्टेज परिभाषित होता है, यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा में वृद्धि प्रति एकांक आवेश द्वारा खपत ऊर्जा के बराबर है। यानी कह रहा है कि प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा वृद्धि और प्रति एकांक आवेश द्वारा खपत ऊर्जा का जो प्रति खपत ऊर्जा के बराबर है। यानी कि आवेश जितना ऊर्जा उत्पन्न करता है और उतना ही खर्चा करता है, यानी उत्पन्न ऊर्जा और खपत ऊर्जा दोनों बराबर होती है। तो अर्थात कहा जाता है कि बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मान जो सभी प्रतिरोधकों के प्रति विभवांतर के भी बराबर होता है और साथ ही आरोपित विभवांतर हमेशा खपत वोल्टेज के भी बराबर होता है। इसीलिए जो ये जो आवेश जो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहता है ऊर्जा जो एक जगह से दूसरे जगह में बदली जा सकती है, यानी खपत ऊर्जा जो विभवांतर में बदल जाती है। इस तरह से आप जो सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुम्बकीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अस्थायी चुंबक क्या होता है, जो चुंबक कमरे के ताप पर अपना चुंबकत्व जो दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है अस्थायी चुंबकत्व कहलाता है। अस्थायी चुंबकों के लिए उपयुक्त लोह चुंबकीय पदार्थों की जो धारणशीलता और निग्राहिता अधिक होनी चाहिए। और विद्युत चुंबक क्या है कि विद्युत चुंबक ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं जिनकी चुंबकशीलता अति उच्च चुंबकशील धारणशीलता और निग्राहिता जिसकी
कम होती है और नर्म लोहे को क्रॉड युक्त पर्णिका को विद्युत चुंबक कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या इसके दो गुण को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का वैसे सतत काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं और उसका दो गुण है। चुंबकीय क्षेत्र एक रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और दूसरा गुण है कि ये खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा को भी दर्शाती हैं। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर कि एक्स किरणों की उत्पत्ति को बताओ और उसके गुणों को लिखें। तो तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को अचानक मंदित करने पर और परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संक्रमण ऊर्जा के क्रम में ऊर्जा परिवर्तन से एक्स किरण उत्पन्न होता है और एक्स किरण की वेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है और गैसों को ये आयनीकृत कर देती है। उसके बाद चलते हैं उपयोग पर। एक्स किरण का उपयोग है कि एक्स किरण द्वारा क्रिस्टलों की अनेक और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिल जाती है और उसके बाद इन किरणों का उपयोग करके जो है चिकित्सीय जांच या जासूसी विभाग में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं लेजर प्रकाश के गुण को समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कि लेजर प्रकाश का गुण क्या होता है। तो लेजर प्रकाश देखिए, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, ये अति कला संबंध होता है और ये अति दिशात्मक होता है। उसके बाद लेजर का उपयोग जान लेते हैं। लेजर के दो उपयोग हैं, हीरे में छोटे छिद्र करने के लिए चिकित्सा विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। नाभिकीय रिएक्टर देखिए एक ऐसा यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाया जाता है और इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2000 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के। तो वो शॉर्ट टाइप आंसर जो है लॉन्ग टाइप आंसर का क्वेश्चन का आज लिस्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा चांस लेने के। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक को लिखे। देखिए इसका सॉल्यूशन जो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आज सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लॉरेंट बल क्या है। तीसरा है शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। उसके बाद है चौथा नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों को लिखें। छठा है किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। सातवां है वायुमंडलीय विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों। उसके बाद है 8वां नंबर है अति चालकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 9वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, इनके दो गुणों को लिखें। 10वां है आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। 11वां है लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों को लिखें। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है कि क्यूरी के नियम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि बड़ा बैगनी विकिरण के दो गुण और दो उपयोगों को लिखें। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। 18 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखें। 19 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरणें क्या है, समझाएं। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 21 नंबर में नोट लिखना है, जैसे www पर नोट लिखना है कि ये क्या है, फैक्स पर नोट लिखना है, चैट पर नोट लिखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी नंबर में भी है कि ई कॉमर्स पर नोट लिखना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन करेक्ट संधारित्र से क्या समझते हैं, इसकी धारिता को बताएं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें।
30 नंबर क्वेश्चन है एक्स किरणों की उत्पत्ति को बताएं, इसके गुणों को लिखें। 31 नंबर क्वेश्चन है लेजर प्रकाश के गुणों और उपयोगों को लिखें। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके 2 उपयोग दें। देखिए क्वेश्चन एक संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रमुख 3 विधियाँ। सबसे पहला है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का क्यों उपयोग है कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मैसेज को जो है अलग अलग आवृत्ति पर यूनिवर्सल में छोड़ दिया जाता है और ये निश्चित चैनल के द्वारा प्रसारित होता है। यानी ट्रांसमीटर के द्वारा जो अलग अलग मैसेज को यूनिवर्सल यानी अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है और ये निश्चित चैनल इसका फिक्स होता है और वहाँ पर ये पहुँच जाता है निश्चित चैनल द्वारा। उसके बाद देखिए होता है कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है दूसरा कि ये अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल को एक निश्चित आवृत्ति के रेंज को दिया जाता है जिसके सहारे वे किसी भी मैसेज को प्रसारित करने का काम करता है। तो कम्युनिकेशन चैनल में होता है कि अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल एक निश्चित आवृत्ति रेंज दिया जाता है, यानी एक निश्चित आवृत्ति के रेंज के द्वारा एक चैनल का निर्माण किया जाता है और उसके सहारे जो मैसेज को भेजने का काम किया जाता है। उसके बाद आता है रिसीवर। ये आकाश में छोड़े गए मैसेज को जो सिग्नल के रूप में पकड़कर और हम लोगों तक मैसेज के रूप में पहुंचाने का काम करता है, तो ये रिसीवर हो जाता है। तो 3 तरह से जो है एक जगह से दूसरे जगह आवृत्ति या तरंग को पहुंचाने का काम किया जाता है। देखिए प्रश्न एक संचार व्यवस्था में सिग्नलों की बैंड चौड़ाई का वर्णन करना है। देखिए किसी भी सिग्नल का संचार प्रक्रिया में जो बैंड चौड़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर जो है एक सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह एंटीना द्वारा भेजा जाता है। तो इसलिए बैंड चौड़ाई को समझना बहुत ज़रूरी है अगर सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो देखिए वाक सिग्नलों के लिए देखिए वाक सिग्नलों के लिए जो आवृत्ति प्रास होना चाहिए वो 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज होना चाहिए। और वाक सिग्नलों को व्यापारिक टेलीफोन संचार के लिए यानी पहले के ज़माने में टेलीफोन चलता था तो वो भी सिग्नल के आधार पर ही चलता था, तो उसके लिए भी 2800 हर्ट्ज जो बैंड चौड़ाई होनी चाहिए। और संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के कारण लगभग 20 किलो हर्ट्ज की बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि जो संगीत में जो वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्ति का आवाज़ सुनते हैं उसके लिए भी 20 किलो हर्ट्ज की बैंड चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं कि दृश्य के प्रसारण के लिए यानी टीवी में हम जो देखते हैं वो भी तरंग के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें दृश्य के प्रसारण के लिए जो वीडियो सिग्नलों को 4.2 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। यानी टीवी चलाना है और एक एंटीना से दूसरे एंटीना पर आवृत्ति कितनी जानी चाहिए बैंड चौड़ाई के माध्यम से, तो वह बैंड चौड़ाई होनी चाहिए 4.2 मेगाहर्ट्ज। टीवी सिग्नलों में दृश्य और श्रव्य दोनों अवयव होते हैं और उनके प्रेषण के लिए प्रायः 6 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। यानी टीवी में अगर सिर्फ वीडियो सिग्नल की बात करें, सिर्फ वीडियो देखना है तो उसके लिए जो 4.2 मेगाहर्ट्ज की बैंड चौड़ाई चाहिए, यानी इसमें वीडियो ही आएगा, आवाज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे टीवी में देखते हैं तो वीडियो भी चलता है और आवाज़ भी आती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 6 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की। प्रश्न है कि मॉड्यूलन क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए जो तरंगे हम जिसके कारण टीवी देख पाते हैं, न्यूज़ देख पाते हैं, वो जो है तरंगे जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, माइक्रो तरंगे एक जगह से दूसरे जगह आती हैं, लेकिन ये निम्न आवृत्ति की तरंगे होती हैं। तो इसलिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में जो ये ऊर्जा हानि में ये खत्म हो जाती है, लेकिन इसे हम उच्च आवृत्ति की तरंग पर जो अध्यारोपित करके एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो यही जो है जब हम कि निम्न आवृत्ति के तरंगों को जो उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ मिश्रित करके एक जगह से दूसरे जगह जो भेजते हैं, यही पूरी प्रक्रिया मॉड्यूलन कहलाती है। तो मॉड्यूलन यानी यह वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति के श्रव्य तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक या रेडियो तरंगों के साथ मिश्रित किया जाता है। इससे प्राप्त उच्च आवृत्ति का परिणामी तरंग मॉड्यूलन तरंग कहलाता है और इसका कार्य प्रेषी केंद्र द्वारा किया जाता है और इसी घटना को जो है पूरी मॉड्यूलन कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आवश्यकता इसलिए होती है इसकी कि लंबी दूरियों तक प्रसारण के लिए माइक्रोफोन द्वारा रूपांतरित शब्द तरंग या आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग पर उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों का अध्यारोपण कर मॉड्यूलित तरंग प्राप्त करना या मॉड्यूलन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। यानी कि निम्न आवृत्ति के तरंगों को जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमें मॉड्यूलन की ज़रूरत होती है। अब इसके आवश्यकता के कुछ कारण भी हैं, तो इसके कारण को समझ लेते हैं। 3 कारण वैसे जानेंगे। सबसे पहला कारण है कि सब तरंगों की आवृत्ति जो है बहुत कम होती है, अतः इसमें बहुत कम ऊर्जा होती है। वायुमंडल में ऊर्जा ह्रास के कारण आयाम घटता जाता है और कुछ दूरी के बाद आयाम के शून्य होने जाने पर तरंगे
समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा है बी नंबर ऑप्शन कि श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सीधे ट्रांसमीटर से प्रसारित करने पर अध्यारोपण से वे निष्प्रभावी हो जाते हैं, यानी ये किसी काम के नहीं होते हैं। उसके बाद चलते हैं सी नंबर ऑप्शन पर कि श्रव्य आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रसारित करने के लिए एंटीना की लंबाई जो है 1.5 × 10⁷ मीटर से जो 1.5 × 10⁴ मीटर की कोटि की होनी चाहिए, जो कि असंभव है। इसीलिए जो हमें वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है, और वाहक तरंग की जरूरत पड़ती है इसी घटना को मॉडुलन कहते हैं। देखिए समझते हैं माइक्रो तरंग क्या और इसके प्रमुख उपयोगों को भी देखेंगे। तो देखिए माइक्रो तरंग क्या, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य जो है मिलीमीटर की कोटि के और आवृत्ति परास जो है 3 × 10⁻11। ये जो 3 × 10⁻11 है और यहाँ से लेकर जो है 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक इसकी जो आवृत्ति परास होती है माइक्रो तरंग की, और यही तरंग जो है माइक्रो तरंग कहलाती है। उसके बाद इसका जो संसूचन होता है क्रिस्टल संसूचक या अर्धचालक डायोड द्वारा होता है। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारण भूस्थायी उपग्रह या संचार उपग्रह द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग भी है, तो इसके इम्पोर्टेंट उपयोग को भी समझ लेते हैं कि माइक्रो तरंगों का मुख्य उपयोग जो है रडार में दुश्मन के हवाई जहाज़ की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार द्वारा एक निश्चित दिशा में माइक्रो तरंगें प्रेषित की जाती हैं। ये तरंगें हवाई जहाज़ से परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं। इस प्रकार प्रेषित तथा अविकृत तरंगों का समय अंतर जो ज्ञान होने पर हवाई जहाज़ की दूरी भी ज्ञात की जाती है माइक्रो तरंग की सहायता से। प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है। तो देखिए सूर्य से जब किरणें निकलती हैं तो एक पराबैंगनी किरणें होती हैं और एक एक्स किरणें आती हैं, जो कि मनुष्य और पूरे धरती पर जितने भी जीव रहते हैं सब के लिए हानिकारक हैं, पौधों सहित। तो होता क्या है कि ओजोन परत क्या करता है, को हानिकारक किरण को जो है अवशोषित कर लेता है, और जो लाभदायक होता है पृथ्वी के लिए किरण उसे ही वो जो है धरती पर आने देता है, जिससे कि हमारे शरीर पर जो सूर्य प्रकाश का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको भाषा में लिखिएगा कि सूर्य से उत्सर्जित विकिरणों में पराबैंगनी विकिरण तथा एक्स किरणें मनुष्यों तथा अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत इन विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। यही महत्व होता है वायुमंडल में ओजोन परत का। प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ लेते हैं। सूर्य से जो है बहुत प्रकार के जो विद्युत चुम्बकीय किरण निकलती रहती हैं। तो इससे होता क्या है कि कुछ विकिरण ही जो है दृश्य प्रकाश को पार करके जो है पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो अवशोष जो पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। तो प्रत्येक गर्म वस्तु से भी जो एक अवरक्त किरण निकलते हैं, तो वो अवरक्त किरण निकलते हैं, वो फिर आयनमंडल से टकरा कर जो है फिर वापस पृथ्वी पर ही आ जाते हैं और पृथ्वी फिर से गर्म हो जाती है। और यही प्रभाव जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी गर्म रहती है। तो इसको अब भाषा में समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से दृश्य प्रकाश के साथ केवल लघु तरंगदैर्घ्य के बहुत कम अवरक्त विकिरण ही वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिससे पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है। प्रत्येक गर्म वस्तु के अवरक्त विकिरण के उत्सर्जित के कारण पृथ्वी भी अपनी सतह से अवरक्त उत्सर्जित किरणें के कारण पृथ्वी भी अपनी सतह से जो है अवरक्त किरण उत्सर्जित करने लगती हैं। और किंतु पृथ्वी से उत्सर्जित ये अवरक्त किरणें वायुमंडल की परतों को पार नहीं कर पाती, बल्कि वायुमंडल के नीचे की परतों से ही परावर्तित होकर पृथ्वी पर फिर वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी तल के समीप अवरक्त विकिरण बढ़ जाते हैं तथा इस पर की वस्तुएं इन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाती हैं, और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के कारण ही पृथ्वी का तल हमेशा गर्म बना रहता है।